नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको खबर तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ खबरों की पेचीदगी भी समझाएंगे। तो कौन सी वो मुख्य खबरें हैं जिस पर होगी हमारी नजर, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिसके मायने आपको समझाने वाले हैं। इलाज के बाद लालू प्रसाद यादव की तेज सियासत को आपको समझाएंगे। प्रशांत किशोर के मुस्लिम पॉलिटिक्स को आपको समझाएंगे और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की जो यात्रा है उस पर सियासत जो बरपी हुई है उसके मायने समझाएंगे और साथ ही बिहार में उद्योग पर श्रेय वाली सियासत के मायने आपको समझाएंगे। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें बताएंगे, आप बस देखते रहिए, खबर तो समझिए। और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 3 से 4 सितंबर तक पीएम मोदी ब्रुनेई की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश की यात्रा की है। खास बात यह है कि यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और एशिया प्रशांत के विजन के लिए एक अहम भागीदार देश है। मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई सुल्तान हाजी हसलन बोलकिया के निमंत्रण पर 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई पहुंचे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरे से दोनों देश के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। और अब आप पीएम मोदी के ब्रुनेई यात्रा के मायने को समझिए। करीब 4.5 लाख की आबादी वाला देश है ब्रुनेई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी ऐतिहासिक है। किसी भारतीय पीएम का ये पहला ब्रुनेई का दौरा है और दोनों देश के राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं। पश्चिम एशियाई देश भारत के लिए काफी अहम है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हिंद प्रशांत विजन का अहम देश है ब्रुनेई। ब्रुनेई एक छोटा तेल समृद्ध सल्तनत है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे कम आबादी वाला ये देश है। ब्रुनेई आधिकारिक तौर पर मुस्लिम देश है। मलय इसकी आधिकारिक भाषा है और इसकी भौगोलिक स्थिति भी काफी अहम है। दक्षिण चीन सागर के जरिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के करीब है और इसकी अर्थव्यवस्था तेल गैस के व्यापार पर आधारित है। ब्रुनेई एशिया में दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है और भारत के रिश्ते और प्रबल होने की संभावना जताई जा रही है। ये जो दौरा है इससे यही संभावना है कि भारत के साथ रिश्ते काफी मजबूत होंगे। कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित होंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ब्रुनेई दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। लालू प्रसाद सिंगापुर से इलाज कराकर वापस पटना लौट आए हैं। अपनी पत्नी राबड़ी देवी संग लालू प्रसाद यादव इलाज कराकर जैसे ही पटना वापस लौटे उसके बाद सियासी तौर पर सक्रिय हो गए। बुधवार को ही लालू प्रसाद पार्टी सांसदों पार्षदों के साथ बैठक करने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद क्यों एक्टिव रोल में आ गए हैं, आप रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। सिंगापुर में अपना इलाज कराकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद वापस पटना लौट चुके हैं। पर पटना लौटते ही लालू फुल एक्शन में आ चुके हैं। बुधवार को लालू प्रसाद पार्टी के सभी 4 सांसदों के अलावा विधान पार्षदों के साथ बैठक करेंगे जिसमें पार्टी के और भी बड़े नेता शामिल होंगे। वैसे आरजेडी में बैठकों का सिलसिला जारी है। सोमवार को सबसे पहले तेजस्वी ने किसान प्रकोष्ठ के साथ बैठक की तो अब बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पार्टी सांसदों और पार्षदों संग बैठक करने वाले हैं। बैठक में तेजस्वी की आभार यात्रा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक का उद्देश्य जो है
तेजस्वी यादव जो निकलने वाले हैं वार यात्रा पे, उससे रिलेटेड इसमें बातें होंगी। और साथ ही साथ कहें तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि आरजेडी जो है वो पूरे तौर पे चुनाव मूड में आ गई है। लालू क्यों सक्रिय हो रहे हैं ये समझना मुश्किल भी नहीं। दरअसल अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी भी ताल ठोकने उतर रही है। ऐसे में लालू कहीं से कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते और तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी के लिए पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो इलाज के बाद लालू प्रसाद की तेज सियासत के मायने को आप समझिए। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, जिस चुनाव में एनडीए पूरी ताकत झोंक रहा है। प्रशांत किशोर भी अपनी ओर से अब जोर लगा रहे हैं। मुसलमानों पर पीके की खास नजर है। अब प्रशांत किशोर की यादव वोटर पर भी नजर है। आरजेडी के लिए MY यानी माई बाप है। लालू के कैडर वोटर पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। तो चुनाव में वोट बैंक नहीं खिसकना चाहिए, इसको लेकर ये बड़ी चुनौती खास तौर पर आरजेडी के लिए बनी हुई है। लालू प्रसाद सियासत को भांप रहे हैं और तेजस्वी यादव की जीत के लिए लालू प्रसाद अपनी ओर से जोर लगा रहे हैं। किसी भी हाल में संगठन को एकजुट रखना है, इसकी कवायद कर रहे हैं। इलाज कराने के बाद से ही लालू प्रसाद यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसीलिए कल एक बड़ी बैठक आरजेडी की बुलाई गई है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर ही करेंगे। प्रशांत किशोर बहुत जल्द अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में पीके की नजर मुस्लिम वोटर पर टिक गई है। प्रशांत किशोर लगातार मुस्लिमों का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। यही नहीं, प्रशांत किशोर तो खुद ही कुरान की आयत पढ़कर मुस्लिमों को उसका मतलब भी समझा रहे हैं। आखिर प्रशांत किशोर की मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या है, आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मेरे भाई, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआ चाहिए। प्रशांत किशोर जन सुराज के संयोजक अब बिहार की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। ऐसे में पीके अभी से मुस्लिमों को लुभाने में जुट गए हैं। पटना में अल्पसंख्यक सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने जन सुराज में मुसलमानों की भूमिका को लेकर बड़ा ऐलान किया। यही नहीं, पीके कुरान की आयत पढ़कर उसका मतलब भी समझाते दिखे। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी निशाना साधा। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है, जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटर पर नजर बनाते हुए जो बड़ी बातें कही, उनमें CAA, NRC और वक्फ बोर्ड पर मशवरे का वक्त। संसद से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखी जा रही है। मुस्लिमों की लड़ाई बीजेपी से नहीं, संघ से है। प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि वे 40 मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उतारेंगे। मतलब बिहार के सभी 40 लोकसभा सीट के एक विधानसभा सीट पर वे मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे। यही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि 25 नेताओं की कमेटी में 5 मुस्लिम भी होंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप प्रशांत किशोर की मुस्लिम पॉलिटिक्स के मायने को समझिए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और उससे पहले प्रशांत किशोर लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर पर प्रशांत किशोर की खास नजर है, क्योंकि पटना में एक बड़ा सम्मेलन कर उन्होंने ये संदेश दिया है कि मुस्लिम वोट बैंक को किस तरीके से साधना है। प्रशांत किशोर केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को गलत भी बता रहे हैं। मुसलमानों को ये संदेश दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर उनके साथ हैं और लगातार अल्पसंख्यकों को रिझा रहे हैं प्रशांत किशोर। मुस्लिम वोटर्स बिहार में
निर्णायक भूमिका में होते हैं। चुनाव में कई सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटर ही जीत और हार तय करते हैं, तो पीके विधानसभा के गणित को सेट कर रहे हैं और जेडीयू आरजेडी के वोट बैंक पर प्रशांत किशोर की नजर है और यही वजह है कि प्रशांत किशोर लगातार मुस्लिमों के साथ एक सम्मेलन कर उन्हें संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर ही करेंगे। बिहार में इन दिनों यात्रा वाली सियासत तेज हो गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगामी 10 सितंबर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गई है। प्रशांत किशोर भी तंज कस रहे हैं तो आरजेडी पलटवार कर रहा है। आखिर क्यों यात्रा पर पॉलिटिक्स हाई है, आप ये रिपोर्ट देखिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी की आभार यात्रा पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। अपनी यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव समस्तीपुर से करने जा रहे हैं, जिसका मकसद कार्यकर्ताओं से संवाद और संगठन की मजबूती को लेकर सुझाव लेना है। पर बीजेपी अभी से निशाना साध रही है। 15 वर्षों के उस कारनामों को तो लोग के ध्यान में है ही, लेकिन 2020 की जो ताजी घटना है उसको लोग याद रखे हुए हैं। इसलिए उनके उस आभार यात्रा या जो भी यात्रा उससे कोई बिहार के लोगों पर फर्क पड़ने वाला नहीं। तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर प्रशांत किशोर भी हमलावर हैं। पीके कहते हैं कि तेजस्वी किसी विधानसभा क्षेत्र में पैदल चलकर तो दिखा दें, वो यात्रा तो जरूर करेंगे, लेकिन हित सिर्फ अपना ही साधेंगे। तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा पर क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर सियासत गर्म हो चुकी है। इस बीच आरजेडी ने पलटवार किया। पार्टी नेता तर्क दे रहे हैं कि प्रशांत मीडिया में बने रहने के लिए तेजस्वी पर बयान देते रहते हैं। कुछ लोग शोर मचा रहे हैं राजनीति में, तेजस्वी यादव जी के ऊपर हमला करके तेजस्वी यादव जी पर बयान दे करके अपना मीडिया में खबर बनाए रखना चाहते हैं। इससे क्या होने वाला है? और जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। अगर इतनी हैसियत है तो लोकसभा का चुनाव लड़ लेते। तो यात्रा वाली सियासत बिहार में शुरू हो चुकी है। नेता एक दूसरे पर बयानों वाले तीर खूब छोड़ रहे हैं। देखते रहिए चुनाव से पहले कैसे कैसे रंग ये नेता दिखाते हैं। बाकी जनता सब समझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप बिहार में तेजस्वी यादव की यात्रा के मायने को समझिए। दरअसल तेजस्वी यादव आने वाले 10 सितंबर से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं और इस यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर से तेजस्वी यादव करने वाले हैं, जिसको लेकर एक मैसेज देने की भी कोशिश है। और साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्रों में इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और चुनाव में पूरी ताकत से जुटने की अपील भी करेंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर है और अब प्रशांत किशोर भी लगातार तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे हैं। लेकिन आरजेडी अपने विरोधियों पर हमलावर बना हुआ है और अब तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर जिस तरीके से आरोप या फिर हमला किया जा रहा है, उसका जवाब आरजेडी की तरफ से उसी तरीके से दिया जा रहा है। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। बिहार में उद्योग और रोजगार दोनों ही हमेशा से चर्चा के केंद्र में रहते हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में निवेश के जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। आंकड़े भी बताएंगे, पर इससे लेकर सियासत जोरदार हो रही है। एनडीए इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहा है तो आरजेडी इसका सारा श्रेय तेजस्वी यादव को दे रहा है। उद्योग पर जारी सियासत के बीच श्रेय वाली जो पॉलिटिक्स है वो क्यों हो रही है, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। बिहार में उद्योग जगत नीतीश कुमार की सरकार में खासकर पिछले 2 साल में जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो आंकड़े देखकर सरकार गदगद है।
अपनी पीठ थपथपा रही है, क्योंकि इस बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 2024 के बीच 12,000 करोड़ का निवेश हुआ। 2016 से 2022 तक 2500 करोड़ का निवेश आया। इस आंकड़े को सरकार एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। 2020 में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ बिहार, तो लगातार बिहार का विकास गति पकड़ चुका है। बात बिहार में जिन क्षेत्रों में पिछले 2 साल में निवेश की करें तो जयप्रभा वेदांता हॉस्पिटल ने 800 करोड़ का निवेश किया, पेप्सिको ने 550 करोड़ का निवेश किया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने 250 करोड़ का निवेश किया, ताज होटल ने बिहार में 500 करोड़ का निवेश किया। इनके साथ ही कई और उद्योगपतियों ने बिहार में उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है और सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया है। इस तरह की पॉलिसी अगर बनती रहे और सारे देश के हिसाब से हमारी पॉलिसी अगर अच्छी हो तो थोड़ा लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन पॉलिसी अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉलिसी के साथ पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट। उद्योग लगाने के लिए जमीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसके लिए बिहार सरकार ने साल 1974 में बियाडा की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत 9 क्लस्टर 84 औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई थी। तब सरकार के हिस्से 7,592 एकड़ जमीन थी। 1861 एकड़ छोड़कर बाकी जमीन का आवंटन हो चुका है। बिहार में निवेश को लेकर एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं आरजेडी नेता इसका श्रेय तेजस्वी को दे रहे हैं। पिछले 17-18 महीने जो महागठबंधन की सरकार रही, जिसमें तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रहे, उद्योग विभाग राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में थी। तो जिस तरह से काम हुआ, चौतरफा विकास हुआ, हर क्षेत्र में काम हुआ, विशेषकर राजद कोटे के माननीय मंत्रियों के पास जो विभाग थे, अब शिक्षा में 5 लाख नियुक्ति हुई। भले ही निवेश को लेकर नेताओं के बीच श्रेय लेने की होड़ मची हो, लेकिन उद्योग को लेकर ये आंकड़े बिहार के विकास की कहानी को बयां कर रहे हैं। बिहार में उद्योग जगत निवेश को लेकर उत्साहित है, जो काफी अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। उम्मीद है आने वाले वक्त में न सिर्फ विकास की रफ्तार तेज होगी, बल्कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने से पलायन पर भी रोक लगेगी। पटना से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप बिहार में उद्योग पर श्रेय वाली इस सियासत को समझिए। बिहार में 2 साल में काफी तेजी से निवेश हुआ है। कई निवेशकों ने बिहार प्रदेश में निवेश किए हैं। अब बिहार में कारोबारियों का भरोसा भी बढ़ता जा रहा है और वो काफी इंटरेस्टेड भी नजर आ रहे हैं बिहार में निवेश करने को लेकर। कारोबार बढ़ने पर सियासत भी अब तेज हो रही है। आरजेडी सीधे तौर पर निवेश बढ़ने का श्रेय तेजस्वी यादव को दे रहा है, तो एनडीए लगातार नीतीश को इसका श्रेय दे रहे हैं। अब बिहार में उद्योग बढ़ने को लेकर सियासत काफी तेज है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से क्रेडिट लेने की होड़ में जुटी हुई है और इसको लेकर अब बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं झारखंड में जबरन हो रहे धर्मांतरण की। गढ़वा से लेकर हजारीबाग तक जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि लोगों को बीमारी ठीक होने का झांसा दिया जाता है और फिर कुछ पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करा दिया जाता है। आप ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में एक बार फिर धर्मांतरण का धंधा खूब तेजी से बढ़ रहा है। गढ़वा से लेकर हजारीबाग तक जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सोनेहारा गांव, जहां बाहर से आए एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने घर में जमा हुए लोगों के बीच बाइबल बांटते पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पैसे का लालच देकर गरीबों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और हिंदू देवी देवता का अपमान भी किया जा रहा है। पूरे मामले पर आरएसएस के लोगों ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और कार्रवाई की मांग की है। जो यीशु मसीह हैं उनका भय दिखाकर और हमारे जो हिंदू समाज है, हिंदू और सनातन संस्कृति है, उसके बारे में अनुचित बातें कहकर, प्रलोभन देकर यहाँ पर जो अपने भोले भाले लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनका धर्मांतरण कराने का गंदा कार्य कर रहे थे। समाज में दुर्भावना भरते हुए
समाज में विद्वेष उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास किया और विद्वेष उत्पन्न करते हुए धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा था। धर्मांतरण का धंधा सिर्फ गढ़वा तक ही सीमित नहीं है। हजारीबाग में भी ईसाई मिशनरीज की ओर से भोले भाले लोगों को कीर्तन के नाम पर धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इचका प्रखंड के दरिया गांव में एक कमरे में 20 से ज्यादा महिलाएं कीर्तन कर रही हैं। ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो लोग उसे रोकने पहुंच गए, जहां गांव वालों के साथ उनकी तीखी बहस हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि लोगों को बीमारी ठीक होने का झांसा दिया जाता है और कुछ पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करवाया जाता है। हम लोग को झूठा आश्वासन दिया जाता है, झूठा लालच दिया जाता है। ये सत्संग है, हिंदू धर्म के नाम पर हम लोग को यहाँ बुलाया जाता है और इसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं। उन लोग को ये भी नहीं बताया जाता है कि धीरे धीरे इनको कन्वर्ट किया जाएगा ईसाई धर्म में। कुछ क्रिश्चियन लोग का मनोबल वहाँ से इन लोग को मिल रहा है, कुछ पैसे वगैरह देते हैं, 10-20 हजार करके मंथली उन लोग को दिया जा रहा है और मन को मोटिवेट करने के लिए उनको बताया जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको बीमारी ठीक होता है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी सख्त है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फल फूल रही धर्मांतरण की जड़ें कौन काटेगा। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार कश्यप और हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।